हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। बीच में 2-3 दिन गैप हुए क्लासेस, उसके लिए क्षमा चाहूँगा भाई। आज वाली ये क्लास जो है वो काफ़ी लंबी होगी। इसमें जो है हम लोग लगभग जो है आज पूरा क्या कर रहे होंगे भाई, समाप्त कर रहे होंगे आधुनिक भारत को, ठीक है? आज वाली क्लास में हम लोग क्या कर रहे होंगे, लगभग पूरा का पूरा आधुनिक भारत को जो है हम लोग समाप्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। और क्लास कैसी लगी भाई कमेंट जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन जो है कब हुआ था भाई? 1923 ईस्वी में यहाँ पर दिया गया हुआ सन आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है? स्वराज पार्टी का गठन। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? CR दास और जो है मोतीलाल नेहरू जी ने जो है कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? तो राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने होते जो है इन्होंने बनाई थी। राज्य परिषदों में चुनाव में जो है इन्होंने भाग लेने हेतु जो है इसका गठन किया था, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 31 दिसंबर 1922 को गया में महाराजा टिकरी के निवास स्थान पर हुई बैठक में कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की गई। वर्ष 1923 में जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया। भाई घोषणा तो 31 दिसंबर 1922 को किया गया था, लेकिन गठन 1923 को हुआ, ठीक है? तथा 20 से 22 फरवरी 1923 को इलाहाबाद यानी कि वर्तमान जो प्रयागराज है, इसमें जो है नवगठित पार्टी की जो है सामान्य बैठक आयोजित हुई। ये याद रखना कि स्वराज पार्टी की प्रथम बैठक वह कहाँ पर आयोजित होती है और किस तारीख में? तो 20 से जो है 22 फरवरी 20 से 22 फरवरी को ये आयोजित होता है। कहाँ पर भैया? तो यह जो है इलाहाबाद में 1923 में आयोजित होता है, ठीक है? जिसमें पार्टी के कार्यक्रम एवं संविधान को मंजूरी दी गई। जिसमें क्या किया गया था भाई? पार्टी के कार्यक्रम और संविधान को मंजूरी दी गई तथा साथ ही पार्टी को नया नाम स्वराज पार्टी दिया गया तथा पार्टी को नया नाम क्या दिया गया? स्वराज पार्टी दिया गया। जब पहली बैठक हुई, पहली बैठक जो है कब हुई थी? 20 से 22 फरवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई थी। और जो है भाई स्थापना जो है इसकी 1923 में जब होती है तो किस नाम से होती है? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से। लेकिन जो है 20 से 22 फरवरी जब पहली बैठक हो जाती है तो उसी में इसका नाम क्या कर दिया जाता है? स्वराज पार्टी कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भाई? स्वराज पार्टी इसका नाम वहीं पर कर दिया जाता है, ठीक है? CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके क्या बने थे भाई? महासचिव बने थे। ये याद रखना। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो CR दास जी इसके अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू जी क्या बने थे भैया? इसके महासचिव बने थे। क्या बने थे भैया? मोतीलाल नेहरू जी इसके महासचिव बने थे। यह कांग्रेस के भीतर ही रहते हुए परिषदों के चुनाव लड़ने के उद्देश्य से गठित हुई थी। ये कांग्रेस के भीतर ही थी जो कि चुनाव के उद्देश्य से जो है गठित हुई थी। इसने जो है राज्य परिषदों के साथ केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भी प्रतिभाग किया तथा अच्छी सफलता हासिल की। इनका वास्तविक उद्देश्य इन सभाओं में प्रवेश कर अपनी बात रखना तथा सरकार के साथ असहयोग करना था। सरकार के साथ क्या था? असहयोग करना था। स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के उपरांत हुई थी। क्या हुई थी भाई? स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो जो है असहयोग आंदोलन की जब असफलता होती है उसी के उपरांत जो है स्वराज दल की स्थापना होती है। स्वराज दल की स्थापना दल की जो है स्थापना असफलता के बाद हुई थी तो असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्वराज पार्टी का गठन असफलता के बाद भाई असहयोग आंदोलन। स्वराज दल की स्थापना जो है वह किसने की थी? तो चित्तरंजन दास जी ने और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऊपर व्याख्या आपने देख ही लिया, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ सब लगा दोगे भाई। यहाँ भी वही ऑप्शन हो जाएगा। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? तो कांग्रेस में से भाई इसका गठन हुआ था। ये देख ही रहे हो, आप लोगों को बता ही दिया हूँ पहले। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस के एक भाग के रूप में की गई, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल नेहरू उसके महासचिव बनाए गए। मोतीलाल नेहरू इसके क्या बनाए गए भाई? महासचिव बनाए गए, ठीक है? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। स्वराज जो है भाई वो किसके लिए होना चाहिए? जनता के लिए, केवल जो है वर्गों के लिए नहीं। जैसे केवल कुछ वर्गों के लिए सीमित नहीं होना चाहिए। स्वराज जो है पूरे देश में सभी के लिए, सभी जनता के लिए होनी चाहिए। ये प्रसिद्ध सूत्र किसकी मांग थी? तो CR दास ने की थी। किसने की थी भाई? CR दास ने, यानी कि चित्तरंजन दास जी ने की थी। देश बंधु चित्तरंजन दास यानी कि CR दास ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं भाई। CR दास जी ने क्या कहा था भाई? देश बंधु चित्तरंजन दास जी ने
कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण बातें हो गई। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में हम लोग देखेंगे और साइमन कमीशन से भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है भाई, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने लेकिन बने हैं भाई क्वेश्चन। ठीक है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में आया था। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूह और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को जो है बल मिला? किस कमीशन के ने जो है सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो वह कौन सा हो जाएगा भाई? साइमन कमीशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? साइमन कमीशन हो जाएगा। वर्ष 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक संविधिक आयोग नियुक्त किया, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता था। समझो भाई, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था उसकी समीक्षा करने के लिए क्या किया गया था? वर्ष 1927 में एक आयोग नियुक्त किया गया था, संविधिक आयोग नियुक्त किया गया था, जिसे क्या कहा गया? साइमन कमीशन कहा गया। क्या कहा गया भैया? जिसे जो है साइमन कमीशन कहा गया। ठीक है, इस आयोग के सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे और जो है किसी भी भारतीय राजनीतिक दल या समूह या फिर समुदाय के एक भी भारतीय जो है प्रतिनिधि शामिल नहीं थे इसमें। ठीक है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो वर्ष 1928 में आया था, लेकिन गठन इसका जो है 27 में ही हो गया था। वर्ष 1919 के जो है माउंट टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा करने हेतु एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व नवंबर 2027 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। समझ लो भाई, उस टाइम कौन सी पार्टी थी जब साइमन कमीशन आई थी? ब्रिटेन में गठित हुई थी, तो कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव जो सरकार थी वो उस टाइम थी, और जो है उसने जो है 2 वर्ष पहले ही भेज दिया भाई। कब? 1900 जो है 27 में ही आयोग का गठन कर दिया। ठीक है, 1927 में ही इस आयोग का गठन कर दिया, जिसके कारण से क्या हुआ भाई कि ये 2 वर्ष पहले ही गठित हो गई। और जो है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में क्या हुआ? अध्यक्षता में गठित है इस कमीशन। एक सेकंड भाई, ज्यादा मूड हो गया? नहीं, इस कमीशन में जो है कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया। मतलब समझो भाई, सातों के सातों जो है इसमें क्या थे भाई? अंग्रेज थे। इसी कारण से इसका विरोध जो है कांग्रेसियों ने क्या किया था भाई? श्वेत कानून कहकर किया था। क्या किया था भाई? श्वेत कानून जो है कहकर इसका विरोध किया था अंग्रेज। किसने भाई? कांग्रेसियों ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को कहां पर पहुंचा? बंबई पहुंचा। साइमन कमीशन 3 फरवरी का 1928 को कहां पर पहुंचा था? बंबई पहुंचा, लेकिन इसका गठन 27 में हो गया था। ठीक है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो यह जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा भाई। ऊपर व्याख्या आप लोग देख ही सकते हो, 1927 में की गई थी। स्पेसिफिक डेट थी नहीं थी, नवंबर में जो है किया गया था। इसमें देख लो भाई, नवंबर में अगर यहीं पर दिया होता नवंबर, यही दे दिया होता नवंबर। क्या दे दिया था भाई? नवंबर। तो ये सही हो जाता, नवंबर जो है ये सही हो जाता अगर दे देता नवंबर 2027। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया? सर जॉन साइमन की कमीशन, सर जॉन जो है साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। नेहरू रिपोर्ट खालिस्तान की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय था नेहरू रिपोर्ट खालिस्तान की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था भाई? मोतीलाल नेहरू द्वारा ये गठित किया गया था नेहरू रिपोर्ट, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं जो है स्थापित करना। इसका क्या था भाई? इसका विषय था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। साइमन कमीशन में किसी भारतीय के शामिल न होने के कारण भारत में साइमन के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान भारत में राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी। जो सचिव थे लॉर्ड बिरकेनहेड, उन्होंने भारतीयों को क्या दी भाई? चुनौती दी।
देते हुए कहा कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और इस योजना के अंतिम रूप देने के लिए फरवरी और मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। क्या किया भाई, इस जो चैलेंज था इसको एक्सेप्ट करके इसके लिए गठित किया गया ये कि सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किया जाए वर्ष 1928 में और बुलाया जाए सबको। देखते हैं आखिरकार किसके अंदर जो मतभेद होगा उस मतभेद को इसमें दूर किया जाएगा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति, अध्यक्ष समेत कुल संख्या 10 थी, ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम में बाद में जाना गया। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। डोमिनियन स्टेट की इसमें नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त क्या हुआ था, अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन यानी कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथककरण। क्या था भाई, धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथककरण, ये चीजें थी उस टाइम। ठीक है, इसमें नेहरू रिपोर्ट में मांगी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। ठीक है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? भाई? तो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था भाई? लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था। ये कथन याद रखना, ये कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कथन, इसको जरूर से याद रखना। ठीक है, लाहौर में किसने कहा था भाई? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था भाई? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक जीवित रहे। वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस को मनाने का निश्चय किया गया। क्या किया गया भाई? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस वह मनाया जाएगा। ठीक है, कांग्रेस इसी दिन मनाता था, इसीलिए क्या हुआ कि 26 जनवरी को संविधान हमारा लागू किया गया, तब से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर के कांग्रेस के किस अधिवेशन या किस वर्ष में पारित हुआ था? तो वर्ष 1929 में ये पारित हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित जो समय सीमा थी, सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। ये याद रखना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये ऐतिहासिक माना जाता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1931 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। क्या फहराया भाई? भारतीय स्वतंत्रता का झंडा इन्होंने रावी नदी के तट पर फहरा दिया लाहौर में। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा भाई? पूर्ण स्वाधीनता दिवस या फिर पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहीं से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ भाई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। कब हुआ था भाई? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वही चीज पूरा पूर्ण स्वाधीनता तो ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1529 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के तहत जवाहरलाल नेहरू ने, ऊपर की व्याख्या आप लोग देख ही सकते हो,
पूरे स्वराज दिवस को जो है घोषित किया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को। वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भाई जवाहरलाल नेहरू, वही ऊपर वाला क्वेश्चन। पताका किसने उठाया था? तो भाई यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। प्रश्न देख लो भाई, वही सब दिया है, बस इसीलिए उसको जल्दी जल्दी करवा दिया, वही प्रश्न कई बार घुमा के दिया है ना। अब क्या आ जाएगा भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या आ जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, क्या आ जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा की गई, पहला प्रश्न इसमें क्या है भाई? दांडी यात्रा कब की गई? तो वह जो है 1930 में की गई। ये देख रहे हो भाई, एक बार असिस्टेंट में पूछा है, एक बार बीपीएससी प्री में पूछा। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में, फिर 2000 में ये जो है पूछा गया था, पहले 44वीं बीपीएससी में, फिर यही प्रश्न बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछ लिया गया। ठीक है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी ने क्या किया था भाई? यह जो है 12 मार्च 1930 को जो है नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों, महात्मा गांधी समेत जो है कुल कितने थे भाई? 81 थे। महात्मा गांधी समेत जो है कुल कितने थे? 81 सदस्य के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जो है सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया तथा औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया 6 अप्रैल 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से जो है वेदरायण तक नमक सत्याग्रह के लिए यात्रा की थी इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दांडी यात्रा कितने दिनों चली थी? तो यह जो है भाई 24 दिनों तक चली थी। कितने दिनों तक? 24 दिनों तक चली थी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो दांडी से प्रारंभ किया था। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो दांडी से किया था। देख रहे हो भाई कितने प्रकार से प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च में की दूरी लगभग कितनी थी? तो यह जो है 241 मील थी। कितनी थी भाई? 241 मील। कितनी थी भाई? 241 मील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। साबरमती से दांडी तक की जो है 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिनों में पूरी की थी। गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च को साबरमती आश्रम से जो है दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। साबरमती से दांडी तक की जो है 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिनों में पूरी की थी। गांधी जी ने के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था भाई? उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक था। तो देखते हैं क्या क्या था। गांधी जी द्वारा प्रारंभ सत्याग्रह का उद्देश्य नमक कानून का निर्माण पर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना, पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलना, आम लोगों के लिए जो है आर्थिक राहत आदि था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसको भाई? रचनात्मक कार्यक्रम को। रचनात्मक कार्यक्रम को इन्होंने उसके बाद महत्व दिया कि रचनात्मक कार्य किए जाए, ऐसे किसी चीज में सफलता नहीं मिल सकती। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। वर्ष 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति में स्वयं को हटाने का क्या किया? निश्चय किया। सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। कब भैया? ये जो है 1934 में। कब भाई ये चीज इन्होंने किया था? तो वर्ष 1934 में इन्होंने किया था। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा वर्ष 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। ये डेट भी पूछ सकता है भाई, और पत्रिका भी पूछ सकता है आखिरकार किसकी है और किन्होंने किया था। ठीक है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो जो है अब्दुल गफ्फार खान है। किसने भैया? अब्दुल गफ्फार खान है। वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खान है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया। इन्हें जो है लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से क्या किया था भाई?
स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया था। क्या किया भाई, ये चीज याद रखना। एक सेकंड, इसको एक बार फिर से देख लो। उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत था, वहां से खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया। ये चीज याद रखना किसके द्वारा ये किया गया था, ठीक है। इन्होंने इसे जो है, इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने जो है, सॉरी, इसको खुदाई खिदमतगार जो संगठन था इसको जाना जाता है लाल कुर्ती, ठीक है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की जो है राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया। भाई क्या किया, इसके खिलाफ जो है आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ज्ञात है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग देख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में समन्वय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाई खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता था? तो भाई जो है किस नाम से जाना जाता है? रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? खान अब्दुल गफ्फार ने। ऑप्शन नंबर ए सही। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? तो जो है खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था भाई? खान अब्दुल गफ्फार खां था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौता, क्या भाई देखेंगे अब। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था भाई? तो वर्ष 1931 में। कब हुआ था? वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये देखो भाई कितनी बार पूछा गया, 2011 में और 2000 में, दोनों में जो है ये पूछा गया प्रश्न है। गांधी इरविन समझौता, इसको देख लेना थोड़ा ध्यान से। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस समन्वय अवज्ञा आंदोलन स्थापित करने के लिए तैयार होगी। इस समझौते के अनुसार क्या हुआ था भाई? गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है समन्वय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थापित करने के लिए तैयार हो गई थी। राजनीतिक कैदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उन्हें रिहा करने का आदेश दिलवाया गया और जो है विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार जो है मिला। क्या मिला भाई? विदेशी कपड़ों और जो है क्या मिला था? शराब की दुकानों पर जो है शांतिपूर्ण धरना करने का अधिकार मिला था। समुद्र तटीय प्रदेशों में जो है बिना नमक कर दिए जो है नमक बनाने की अनुमति मिली थी। क्या मिला था भाई? ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाएगा गांधी इरविन समझौते में कि समुद्र तटीय प्रदेशों में जो था वहां पर बिना नमक कर दिए जो है नमक बनाने की अनुमति मिली थी। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार होगी। कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या होगी? भाग लेने के लिए तैयार होगी। परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने कि जनता की मांग को इसमें जो है सम्मिलित नहीं किया गया। मतलब इन्होंने मांग की थी जनता ने, लेकिन जो भाई जनता की बातों को उसमें ध्यान नहीं दिया गया। भगत सिंह और जो है सुखदेव और जो है राजगुरु को फांसी ना दिए जाने की बात जो है जनता ने मांगी थी, लेकिन इसको इस फैसले में जो है सम्मिलित नहीं किया गया था गांधी इरविन समझौते में, ठीक है। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने। तेज बहादुर सप्रू ने जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने। वायसराय इरविन ने देश के सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री तथा R.M.R. जयकर के प्रयत्नों से महात्मा गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता हुई। फरवरी 1931 में होती है भाई, लेकिन जो है 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता होता है, ना कि फरवरी में हो जाता है, ठीक है, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी। गांधी जी को और जो है इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी। किसने भैया? सरोजिनी नायडू जी ने। ये याद रखना कि किन्होंने ये जो है उपाधि या फिर जो है संज्ञा दी थी, तो यह जो है सरोजिनी नायडू ने दी थी, दो महात्मा की उपाधि, ठीक है, संज्ञा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1931 में। फरवरी में। कब भैया? सॉरी, मार्च में। कब? 5 मार्च को। ठीक है, ये जरूर से याद रखना। 5 कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च को। कौन सा समझौता हुआ था? इरविन गांधी समझौता। गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन से चलिए अब हम लोग देखते हैं भाई क्वेश्चन। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, मतलब एक एग्जाम में नहीं, एक एग्जाम में आने के एक आध क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं गोलमेज सम्मेलन से, लेकिन यहाँ से जो है बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए। अभी तक टोटल 6-7 क्वेश्चन जो है तब से पूछे गए हैं जब से बीपीएससी एग्जाम ले रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। किसने लिया था भाई? मौलाना मोहम्मद अली ने जो है, ये जो है पहले भारतीय नेता था जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भारतीय नेता था जिन्होंने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। ठीक है, 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई। 10 जून और किसको भैया? 24 जून को 1930 में क्या होता है? साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है 2 भागों में प्रकाशित होती है। भारतीय राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। भारतीय राजनीतिक जो संगठन थे उन्होंने कमीशन की सिफारिशों को क्या किया भाई? अस्वीकार कर दिया। कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के समय कांग्रेस के प्रमुख नेता जो थे वो जेल में थे जब इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो रही थी भाई। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। समझ भाई, निराशा थी भारतीय लोगों के बीच और जो है कैसा असंतोष का वातावरण था, फिर भी जो है लंदन में ये लोग क्या करते हैं? नवंबर 1930 में क्या बुलाते हैं? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसकी डेट याद रखना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में। ठीक है, बुलाया। सम्मेलन में लगभग जो है 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने? 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। लेकिन भाई कांग्रेस की तरफ से क्या होता है? एक भी प्रतिनिधि वहां पर दिखाई नहीं देता। इनमें भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय थे कौन कौन थे भैया? इसमें भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय तो वह जो है तेज बहादुर सप्रू थे, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री थे, मोहम्मद अली थे, मोहम्मद शफी थे, आगा खां, फजलुल हक थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली दूसरे थे, मोहम्मद अली जिन्ना दूसरा था। ठीक है, होमी मोदी थे, M.R. जयकर थे, मुंजे थे, भीमराव अंबेडकर जी थे और जो है सुंदर सिंह मजीठिया थे। इतने लोग जो है भैया ये कहाँ शामिल हुए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे जब निराशा एवं असंतोष का वातावरण था नवंबर 1930 में। आखिरकार ये लोग लिए क्यों थे भाई? क्योंकि ये लोग सोच रहे थे हमारे लिए तो कुछ नहीं किया गया। जैसे जो मुस्लिम लोग थे वो लोग सोचते थे कि हम जो है इस तरीके से क्या मांग कर लेंगे कि अंग्रेजों से अपने लिए कुछ ना कुछ मांग लेंगे। वैसे डॉक्टर भीमराव जी सोचते थे कि हम जो है जो प्रताड़ित वर्ग है, जो जिनको दबाया जा रहा है, जिन वर्गों को, उनके लिए हम कुछ ना कुछ मांग लेंगे या कुछ ना कुछ करवा लेंगे। ऐसे ही चीजें थी, तो इसीलिए जो है ये लोग भाग लेते हैं उसमें। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर जी के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के जो है एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था भाई। सरोजिनी नायडू भी इस सम्मेलन में गई थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 30 में तो भाई प्रथम हुआ था, 1932 में कौन सा हो जाता है? तीसरा हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तीसरा हो जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें जो है भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में किसने हिस्सा लिया था भाई? इसमें गांधी जी ने जो है हिस्सा लिया था। ठीक है, लंदन में जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर कब से भैया? 17 नवंबर 1932 से जो है 24 दिसंबर 1932 तक चला था। कब से कब तक भैया? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन चलता है।
कांग्रेस ने इस सम्मेलन का क्या किया था भाई, पुरजोर बहिष्कार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो जो है यह जो है उपयुक्त में से एक या उससे अधिक, ठीक है, देख सकते हो भाई, मतलब जैसे पहले में नहीं लिया था, दूसरे में गांधी जी ने उसकी जगह पर लिया था, और तीसरे में तो इन लोगों ने विरोध ही किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न का पर असफल रहा? एक से भाई, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर ये कह रहा भाई असफल रहा, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। ये शामिल हुए थे उसमें, मतलब जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 से चालू होता है, उसमें जो है महात्मा गांधी जी जो है वो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर जो है विवाद के कारण इस सम्मेलन का कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकल सका। मतलब भाई समझ रहे हो कि इन्होंने सांप्रदायिकता की वहां पर बातें चली थी, तो इसलिए इसका कोई भी निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, नहीं निकल सका। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की। दलित जो नेता थे भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। अंततः क्या होता है भाई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1900 समाप्त की घोषणा हो जाती है। समझ लो भाई कितनी अच्छी बात हुई थी वहां पर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में की जो है घोषणा समाप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय जो है किस विषय पर जो है मतांतर हो गया था? तो वह जो है भाई दलितों के लिए अलग नागरिक का दर्जा नहीं भाई, दलितों के लिए जो है पृथक मतदान, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो कितना भ्रामक क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा, दलितों के लिए जो है अलग नागरिक का दर्जा ये जो है दे देगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा भाई। इसमें सही कौन सा हो जाएगा, दलितों के लिए पृथक मतदान से उन्होंने मांग की थी, ठीक है। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौट आए थे? तो वह जो है लंदन से खाली हाथ भारत लौट आए थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराश होकर मुंबई पहुंचे। भारत पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। भाई समझ रहे हो, इन्होंने ये बात कही थी। ये पूछा जा सकता है कि लंदन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वापस होने के बाद किन्होंने यह कहा था कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ये जो है किन्होंने कहा था भाई, गांधी जी ने कहा था जब ये जो है बंबई पहुंचते हैं वहां से। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था भाई? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। कौन था भाई? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ये क्या था भाई वहां का, क्या था, प्रधानमंत्री था। क्या था भाई वहां का उस टाइम जो है प्रधानमंत्री था। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में जो है संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए वर्ष 1930-32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। वर्ष 1930 के बीच 30 से जो है 32 के बीच कितने टोटल गोलमेज सम्मेलन किए गए? 3 किए गए, ठीक है। इन सम्मेलनों को जो है जून 2030 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया था। जो जून 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई थी रिपोर्ट, उसी के आधार पर इन सम्मेलनों का क्या किया गया था भाई? संचालन किया गया था। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। उस टाइम कौन हुआ करते भाई? रैमजे जो है मैकडोनाल्ड जो है इसके क्या थे भाई? प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? तो वह जो है इंग्लैंड के थे, ठीक है। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो 24 सितंबर 1932 को। याद रखना भाई, देख रहे हो 24 सितंबर 1930 दे देगा, 26 सितंबर 1932 दे दिया। समझ रहे हो कितने मतलब पॉइंट वाली बातें दी हैं यहाँ पर, एकदम भ्रामक, आप इसमें भ्रमित हो जाएं ऐसा दे दिया है। तो इसमें याद रखना 24 सितंबर
क्या याद रखोगे भाई? 24 सितंबर 1932। क्या याद रखोगे? 24 सितंबर जो है 1932 डेट एकदम कंफर्म याद रखना भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। मतलब इन्होंने आमरण अनशन रख लिया था, लेकिन जब जो है क्या होता है इस समझौते से ब्रिटिश सरकार द्वारा जब जो है सम्मति प्राप्त हो जाती है, प्रदान कर दिया जाता है, तो 26 सितंबर को क्या करते हैं भाई? गांधी जी आमरण अनशन तोड़ देते हैं। जो अनशन इन्होंने किया था उसको इन्होंने तोड़ दिया था। कब भैया? ये जो है 26 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर को तो समझौता हुआ, लेकिन जो है 26 सितंबर को इन्होंने आमरण अनशन तोड़ा। अगस्त 1932 में रैमजी मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। अगस्त 1932 रैमजी मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था भाई? तो अछूतों के लिए। किसके लिए भाई? अछूतों के लिए यह जो है बनाया गया था। ठीक है, इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया। क्या किया भाई? सांप्रदायिक पंचायत जो है इसने कब प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत दलित वर्गों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया, इसीलिए भाई वहां से वो चले आते हैं गांधी जी। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में जो है क्रमशः दलित वर्ग को कितनी सीटें दी गई थी? तो भाई 71 व 147। कितनी भाई? 71 व जो है 147। 71 जो है सांप्रदायिक अवार्ड के द्वारा और पूना पैक्ट के द्वारा जो है 147। ठीक है, सीटें मिली थी दलित वर्गों को। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट यानी कि जो पूना समझौता था उसमें बढ़ाकर जो है 148 कर दी गई। 148 कैसे कर दिया गया? मद्रास में 3, सिंध सहित बंबई में जो है 15, पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत एवं बरार में जो है 20, असम में 7, बंगाल में 30 और जो है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसमें जो है 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या कितनी देखने को मिलती है? हमें 147 देखने को मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल के सामान्य वर्गों की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई। जो केंद्रीय विधानमंडल था, ये तो अभी प्रांतीय विधानमंडल में किया गया था, लेकिन केंद्रीय विधानमंडल में क्या किया गया? जो सामान्य वर्ग की सीटें थी उनमें से 18% सीटें जो है वो दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था भाई? दलित वर्गों को जो है प्रतिनिधित्व देना। क्या था भाई? दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना जो है ये पूना पैक्ट का समझौता था। क्या था भाई? पूना पैक्ट का ये मेन उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। कांग्रेस सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट और जो है समाजवादी पार्टी। ठीक है, वर्ष 1934 ईस्वी में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा जो है ये स्थापना की जाती है? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव नारायण के द्वारा। किसके द्वारा भाई की जाती है? 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है वर्ष 1934 में। ठीक है, वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। वर्ष 1934 में क्या किया गया था? जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस पार्टी के अन्य सदस्यों में उच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी तथा अशोक मेहता जैसे व्यक्ति क्या थे? सम्मिलित थे। इस पार्टी का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन अक्टूबर 1934 में हुआ था। ये डेट याद रखना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला जो है क्या हुआ था? सम्मेलन जो है कहां पर हुआ था? अखिल भारतीय सम्मेलन तो अक्टूबर 1934 में पटना में हुआ था। ठीक है, ये जरूर से याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे?
तो वह जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित है। कांग्रेस समाजवादी से क्या थे भाई, जयप्रकाश नारायण वो संबंधित है। देख रहे हो कितने बार भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको जरूर से ध्यान में रखना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो वर्ष 1934 में। मैंने कहा था डेट याद रखना ना, तो देखो 2024 में पूछा गया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या भाई, प्रांतीय जो है चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन। क्या भाई, प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1935 का अधिनियम, जो 1935 का अधिनियम था उसके तहत जो है प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। प्रांतीय सरकारों का गठन वर्ष 1935 के अधिनियम के द्वारा किया जाता है भाई। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए। वर्ष 1935 में क्या हुआ था, भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के जो है चुनाव हुए थे। कब हुए थे भाई, ये फरवरी 1937 में हुए थे, ये डेट याद रखना। लेकिन जो है किस अधिनियम के आधार पर, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का जो है सफाया करते हुए 5 प्रांतों, मद्रास 215 में से जो है 159 सीटें, बिहार में 152 में से 98 सीटें, मध्य प्रांत एवं बरार में 112 में से 70 सीटें, संयुक्त प्रांत में 228 में से 134 सीटें तथा ओडिशा में 60 में से 36 सीटें में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बंबई लगभग पूर्ण बहुमत, असम तथा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में, केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रही। कांग्रेस जो है भाई सिर्फ बंगाल में, पंजाब में और सिंध वाले क्षेत्र में क्या रही, कांग्रेस जो है सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने जो है 6 प्रांतों, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बरार, बिहार, बंबई तथा ओडिशा में अपनी सरकारें गठित की। कब किया था भाई, जुलाई 1937 में। ये डेट भी याद रखना कि कांग्रेस ने कब गठित किया गया था अपनी सरकारें, तो वर्ष 1937 में जुलाई में गठित की थी इन 6 प्रांतों में। बंबई में कांग्रेस को जो है लगभग पूर्ण बहुमत 178 में से 86 सीटें मिली थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम में बंबई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत 178 में से 88 सीटें दिखाया गया है 175 में से, जो कि अन्य स्रोतों के अनुसार सही नहीं है भाई। ये चीज याद रखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की पुस्तक है भारत का मुक्ति संग्राम। ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है भाई, ये पूछ लेगा कि ये पुस्तक किसकी है, तो यह जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। किसकी है भैया, अयोध्या सिंह की है, सॉरी अयोध्या सिंह उपाध्याय की मैं कह रहा हूँ, अयोध्या सिंह की है। किसकी भाई, ये अयोध्या सिंह की ये पुस्तक है भारत का मुक्ति संग्राम। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी, तो वह जो है कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। अपने किस कार्यकारिणी समिति कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति है, कार्यकारिणी कमेटी 1937। ये प्रश्न पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, कितना बचा है एक बार मैं देख लूं थोड़ा सा। चालीस मिनट की लगभग क्लास हो गई। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट यहाँ से जो हम लोग कल देखेंगे, इसकी व्याख्या आज पहले देख लेते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। क्या किया गया था भाई, संयुक्त प्रांत और बिहार में जो है कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के प्रयास किए। कांग्रेस शासित जितने भी प्रांत है वहां पर कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के भाई प्रयास किए गए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। और क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर से बताना।
चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हाइप करना ना भूलना, दबा के एकदम हाइप करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।